जी सबको गुड मॉर्निंग। दिसंबर 2024 कंप्लीट फाउंडेशन बैच के लिए आज हमारा लेक्चर नंबर 4 या 5 हो रहा है। लेक्चर नंबर 5 हो रहा है, ठीक है। अभी तक 4 लेक्चर हुए हैं जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा जो हायर एजुकेशन जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उसको हायर एजुकेशन कहा जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा हायर एजुकेशन की फील्ड में डिजिटल रूप से क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, मतलब डिजिटली क्या सपोर्ट किया जा रहा है स्टूडेंट को, नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। मतलब जो डिजिटल इनिशिएटिव के मंच हैं उस सारे के सारे, है ना। क्वेश्चंस दोनों सेट में आए थे। 18 जून का जो पेपर हुआ था, सेट 1 में भी आया था और सेट नंबर 2 में भी आया था, ठीक है। सेट 1 के क्वेश्चन मैंने डाले भी हैं कि भाई क्या क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे। तो पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक बार क्वेश्चन देखिए और फिर पूरे वीडियो को कंप्लीट अगर देख लिए तो कभी भी डिजिटल इनिशिएटिव से कोई भी क्वेश्चन आए आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव हैं उन सब के बारे में डिटेल हमने इसमें चर्चा की है। क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चंस थोड़ा सा पीडीएफ लंबा है लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस था आपका सेट नंबर 1 का, ठीक है, जो 18 जून को हुए। सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के डाला गया है ना। और ये सारे के सारे चीज आपको यूनिट नंबर 8, ये यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है। यूनिट नंबर 8 जो है हमारा आईसीटी है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें एक टॉपिक है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। और वहां पर इसके बारे में आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ है। चाहे हम बात करें शोध सिंधु की, शोध गंगोत्री की, शोध शुद्धि की बात करें या फॉसी की बात करें, इन सभी के बारे में वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसी को मैंने स्लाइड अप रूप में, थोड़ा सा चेंजिंग रूप में स्लाइड अप रूप में लेके आए हैं और उसमें कुछ जो नए ऐड हुए हैं उसको भी डाला गया है, क्योंकि निश्चित रूप से इस बार क्वेश्चन पूछा गया तो अगली बार से वो क्वेश्चन निश्चित रूप से करेगा ही करेगा, ठीक है। तो जानते हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम 1 से कि कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं और उनके बारे में क्या कहा गया है, उस किसके लिए है, किसने बनाया और उसके पीछे का मकसद क्या है गवर्नमेंट का, वो जान लीजिए, ठीक है। सबके बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई है आपके। जिनको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में ले सकते हैं, जिनको हिंदी में चाहिए हिंदी में ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश इसलिए लिखा गया है ताकि जो एग्जाम होती है हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है मोड में, इसीलिए इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आपको आनी चाहिए और इंग्लिश हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आनी चाहिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो हम उसे इंग्लिश में कवर कर सकते हैं। शुरू करेंगे। सबसे पहला है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पहला जो इनिशिएटिव लिखा गया है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनडीएल। जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं इसके वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेट नंबर 2 आपको मैं दिखाऊंगा, एक बार मैं पूरे सेट 1 और सेट 2 का अलग अलग डिस्कस में कर ही रहा हूं, नहीं उसके जो डीआई थे उसको मैं चर्चा किया ही था मैंने, और उसके जितने भी क्वेश्चंस है सबकी चर्चा करेंगे। आने दीजिए समय। तो वहां पर देखेंगे एब्रीविएशन पूछा गया है। जब मैंने पढ़ाया था आईसीटी में HTTP, तो लोगों को लगा था कि ये थोड़े पूछेगा, ठीक है, HTTP। और क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं यहाँ पर। सेट नंबर 2 में कोई एग्जाम में बैठे होंगे तो उनका क्वेश्चन नंबर 31 जो था इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में दिया गया है। HTTP की क्या है, SMTP क्या है, FTP क्या है। FTP बोले तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके बारे में सारे के सारे आईसीटी में लिखे गए कि FTP क्या है, SMTP क्या है। तो जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। तो एनडीएल उसका फुल फॉर्म याद रखना है। एनडीएल बोले तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, बोले द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया is an initiative and platform to devise a virtual repository of learning resource with a single window search facility. More than 3 crore digital resource are available on this platform. कहा गया कि अब देखेंगे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है भारत सरकार के द्वारा। ये डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है, तो अगर ललित यूनिवर्सिटी में आप जुड़े होंगे और अभी जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके अगर आप परफॉर्मा को आप देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा क्या कि वहां पर एक डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की गई है। होता क्या है कि देखिए हर एक विश्वविद्यालय में हर एक किताबें उपलब्ध नहीं है, नहीं, और उसको बच्चा एक्सेस नहीं कर सकता है। तो सरकार ने सोचा कि एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं
जहां पर देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज है या जो भी संस्थान है, वहां पर जो भी किताबें, रिसोर्सेज, मटेरियल्स अवेलेबल है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर ला दे। अब वहां होगा क्या कि डिजिटल लाइब्रेरी है, तो बच्चा उसको एक्सेस कर सकता है, कहीं से किसी चीज को, कहीं से किसी भी चीज को क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। मतलब आपको हर एक किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहां पर जा करके लगभग 3 करोड़ से ज्यादा रिसोर्स उस प्लेटफॉर्म पर सेटअप किया गया है। बाकी आपकी जो मतलब नॉर्मल किताबें हैं वो जाके पढ़िए, और जो नहीं है वो भी वहां पर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक बात गौर करते जाइएगा, आप ध्यान से सुनते जाइएगा कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कहता है कि सरकार कुछ नहीं करता है, तो सरकार कुछ नहीं करता तो उसको ध्यान सुनिएगा क्या क्या सरकार करती है, ठीक है, और हम क्या क्या उसका फायदा ले पाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से ज्यादा छात्र रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप नहीं पढ़ रहे तो दूसरा नहीं पढ़ रहा, वहां पढ़ रहा है बैठ के 50 लाख। 24/7 एक अम्ब्रेला डिजिटल लाइब्रेरी है, मतलब इसके अंदर हर चीज कवर अप हो सकती है। चाहे आप किसी भी तरह की किताब पढ़ना चाहोगे, आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये बनाया गया किसके द्वारा है, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। इसकी जो पूरी कॉमन प्लेटफॉर्म की जो डिजाइनिंग है, क्योंकि ये आईसीटी का पार्ट है, टेक्नोलॉजी है, तो उसको संभालने के लिए एक क्या चाहिए, नोडल एजेंसी चाहिए भारत सरकार को। तो वो काम दिया गया किसको, आईआईटी खड़गपुर को, कि एनडीएल कि जितने भी सर्वर होंगे उनको संभालेगा कौन, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, तो एनडीएल बोले तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, भारत के जितने भी संस्थान है उन सभी के रिसोर्सेज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना, और विकसित किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, चलिए अगला है ई शोध सिंधु, अभी आपने पढ़ा है उसका, ई शोध सिंधु। शोध सिंधु करता क्या है, शोध सिंधु के बारे में कहा कि ई शोध सिंधु पहल सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 15,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और ई पुस्तकें प्रदान करती है। ठीक है, यह उपयोगकर्ता को डिजिटल मोड के माध्यम से दुनिया के सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच प्रदान करता है। मतलब यहां पर जितने भी आप जर्नल्स पब्लिश करते हैं, ठीक है, जब पीएचडी करते हैं तो लोग आर्टिकल पब्लिश करते हैं, अपना जर्नल पब्लिश करता है, मतलब किसी भी कॉमन टॉपिक पर आप कुछ अपने वक्तव्य को लिख करके उसको पब्लिश करवाते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, ठीक है, उस इंटरनेशनल जर्नल्स को यहाँ पर रखा गया, ई बुक्स को रखा गया है, ताकि आप उसको पढ़ करके उसी तरह से क्या कर सके, अपने भी एक जर्नल पब्लिश कर सके, और उसके 2 अंक मिलते हैं। जितने भी अगर इंटरनेशनल जर्नल्स आपके पब्लिश हैं तो अंक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ जब क्या होता है, जॉब के बाद प्रमोशंस की बारी आती है, तो सबसे ज्यादा पहले प्रमोशन किसका होगा, आप ही का। ठीक है, तो ये पहल की गई है किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। इसको संभालने की जिम्मेदारी दी गई है इनफ्लिबनेट गांधीनगर गुजरात को। ठीक है, अब यहां पर एक कॉमन क्वेश्चन बन जाता है, इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म, स्वयं का फुल फॉर्म बार बार पूछ लिया गया है, इसका यहां पर ध्यान दीजिएगा। इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म लिखा गया आपके नोट्स में, ठीक है, लिखा गया आपके नोट्स में, मैं बताऊंगा नहीं, आप नोट्स में खोजिए इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या है, और फिर उसको ध्यान में रखिएगा इनफ्लिबनेट का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इनफ्लिबनेट, और इसके जो सेंटर्स हैं वो है गांधीनगर गुजरात में, और यही संभाल रहा है किसको, ई शोध सिंधु को संभाल रहा है। ठीक है, ई शोध सिंधु को संभाल रहा है। चलिए, ये था डिजिटल इनिशिएटिव नंबर 2। अगला है शोध गंगोत्री। अगला कौन है, शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री विश्वविद्यालय में अनुसंधान विद्वानों, अनुसंधान पर्यवेक्षकों के लिए एक पहल है, जहां वे पीएचडी कार्यक्रम के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए अनुसंधान विद्वानों द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदित सारांश का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण विश्वविद्यालय में जमा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था कि जब थीसिस आप जमा कर देते थे, एक आपके पास है, एक जो आपके वहां से पर्यवेक्षक सुपरवाइजर वहां उनके पास है, और एक विश्वविद्यालय के पास है। भारत सरकार ने कहा है कि जितने भी लोगों को आप पीएचडी करवा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, इस सब के जो थीसिस हैं उन सब को कहां पर अपलोड करिए, शोध गंगोत्री पर अपलोड करिए, कि ये सही है या नहीं, वहां से वो जानकारी मिल जाएगी। मतलब जितने पुराने हो गए अलग बात है, जितने भी नए होंगे सबको क्या करिए, आप शोध गंगोत्री पर ऐड करिए। ठीक है, ताकि यह भंडार भारतीय विश्वविद्यालय में किए जा रहे शोध के रुझानों और दिशाओं को उजागर करता है। इसके अलावा यह शोध के दोहराव को
बचाता है। मतलब अगर शोध गंगोत्री पर आपने अपनी थीसिस अपलोड कर दी है तो वहां पर दूसरे बार कोई अगर उसी टॉपिक पर, सेम टॉपिक पर अगर जवाब करेगा तो वहां पर वो फिर क्या होगी, पकड़ में आ जाएंगे कि भाई इस पर तो रिसर्च हो चुका है। ये है काम शोध गंगोत्री का, कि वहां पर विश्वविद्यालय को थीसिस अपलोड करने के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए ये इससे पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, शोध गंगा। शोध गंगा क्या है? बोला शोध गंगा भारतीय थीसिस और शोध प्रबंधों की एक ओपन एक्सेस ईटीडी है। यह शोध के दोहराव से बचने में मदद करता है। देखिए शोध गंगोत्री जो है वहां पर जब थीसिस अपलोड की जाएंगी तो स्टूडेंट खुद अपलोड नहीं करेगा, वो विश्वविद्यालय का काम है। वो विश्वविद्यालय का काम है कि वहां पर क्या करे, थीसिस को अपलोड करे। शोध गंगा जो है वो प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर शोध गंगोत्री पर जो भी थीसिस अपलोड किए गए सब शोध गंगा पे आ जाते हैं। ठीक है, शोध गंगा पर इसलिए आ जाते हैं ताकि अगर आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, जब आप रिसर्च पढ़ते हैं तो वहां पर एक लिटरेचर रिव्यू करके आता है। लिटरेचर रिव्यू करना है मतलब आपको ये पढ़ना होगा कि आपके विषय में या आपने जो टॉपिक चुना है उससे संबंधित टॉपिक पर या उसी टॉपिक पर और कितने लोगों ने क्या क्या लिखा है, और वहां जो लूप होल्स है उसके बारे में क्या करना है आपको अपने पीएचडी में क्या करना है, उसको मतलब लाना है। तो वो जानकारी कैसे मिलेगी? तो पहले लोग थीसिस पढ़ने जाते थे, अब वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट परचेज अ लैपटॉप आफ्टर द जेआरएफ और आराम से आप घर बैठे या लाइब्रेरी में बैठ करके इस शोध गंगा को सर्च करेंगे तो आपको सारे के सारे जितने भी अभी तक थीसिस, आर्टिकल, जर्नल जो पब्लिश हुए हैं उन सब के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके टॉपिक से संबंधित आपने जस्ट टॉपिक बस लिखिएगा, उससे संबंधित जितने भी रिसर्च है सब आपके सामने खुल जाएंगे। आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये भारत सरकार का पहल, ताकि आप एक आइडिया ले सके, है ना। लगभग 3800 मतलब 4000 थीसिस शोध प्रबंध का एक संग्रह है, मतलब 4000 से ज्यादा थीसिस वहां पर अपलोडेड है। ठीक है, आपके भी टॉपिक से संबंधित 100-200 तो आ ही जाएंगे, या 10 ही आ गए तो भाई आइडिया तो आ गया ना कि करना क्या है हमको। ठीक है, ये इनिशिएटिव तो यहाँ से सारे के सारे कवर किए गए थे। किसके बारे में कहा गया था? ई शोध सिंधु भी लिया था, पूछा गया था, आपका शोध गंगोत्री भी पूछा गया था और शोध गंगा भी पूछा गया था। मतलब चारों के चारों सीरियल वाइज वहां से लिए गए और उसके बारे में कहा गया कि यह किसका पार्ट है, कि किस चीज के बारे में है। एक जो पूछा गया है वो है फॉसी के बारे में। तो फॉसी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। फॉसी का मतलब होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो फ्री अवेलेबल है किसके लिए, एजुकेशन के माध्यम के लिए, उसको कहते हैं फॉसी। उसको क्या कहते हैं? फॉसी। और फॉसी के बारे में कहा गया है कि फॉसी शैक्षणिक संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना है। इसे आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। यह शिक्षण सामग्री प्रदान करता है जैसे कि स्पोकन ट्यूटोरियल, दस्तावेजीकरण जैसे पाठ्य पुस्तक साथी, जागरूकता कार्य जैसे सम्मेलन, प्रशिक्षण, कार्यशाला, इंटर्नशिप। लगभग 2000 प्लस कॉलेज छात्रों और शिक्षकों ने इस गतिविधि में भाग लिया है और इस साइलेब में लगभग 1000 से टीवीसी मतलब पाठ्य पुस्तक साथी तैयार किए गए हैं और इसे विभिन्न सॉफ्टवेयर के मुफ्त डाउनलोड के लिए खुला रखा गया है। मतलब फॉसी जब भी आप सर्च करेंगे तो वहां पर जितने भी एजुकेशन संबंधित फ्री सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे और उसको आप इजीली डाउनलोड करके वहां से क्या कर सकते हैं, जो आपके एजुकेशन का पर्पस है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर तैयार किया गया। तो एक सीरियल से क्या किया गया, एनडीएल को छोड़ करके, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को छोड़ करके बाकी चारों से क्वेश्चन पूछे गए। उस मैच ऑफ द फॉलोइंग में डाला गया ई शोध सिंधु को, शोध गंगोत्री को, शोध गंगा को और फॉसी को। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन करना कितना आसान है। ये रहा क्वेश्चन आपका, शोध सिंधु के बारे में लिखा हुआ है होस्ट सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, फ्री लाइब्र एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, प्लेगरिज्म चेकिंग इनिशिएटिव एम टू इंश्योर ओरिजिनलिटी इन एकेडमिक राइटिंग। अब इंग्लिश है। अभी फॉसी के बारे में क्या लिखा हुआ है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री कहीं पर लिखा हुआ है, इस तरफ देखिए तो 2 नंबर में लिखा हुआ है, तो डी कहां जाएगा, 2 नंबर में जाएगा। डी का 2 कहां पर है 2 नंबर में, डी का 2 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में। कहीं ज्यादा ढूंढने की जरूरत है नहीं, इसको कहते हैं भारी क्वेश्चन। ठीक है,
इतना आसान एग्जाम है कि भाई अगर क्या कहे, लेकिन किसको किसको बोल रहे हैं हम, नहीं बोलना है हमको, इसे बोल बोल के हम थक चुके हैं, है ना। ठीक, आसान है ना एग्जाम, एकदम एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम आसान। भाई लिखा हुआ है फ्री एंड लाइव सॉफ्टवेयर, अगर उसको आप गलती करते हैं तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने बड़े प्रोफेसर बनने लायक हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगली अगली चर्चा करते हैं वर्चुअल लैब के बारे में। किसके बारे में है? वर्चुअल लैब के बारे में है। वर्चुअल लैब के बारे में बात करेंगे तो यह परियोजना आधुनिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अर्जित ज्ञान की समझ का मूल्यांकन करने के लिए, प्रयोग करने, डेटा एकत्र करने और सवालों के जवाब देने के लिए सिमुलेटेड वातावरण के साथ पूरी तरह से इंटरेक्टिव प्रयोगशाला को डिजाइन करता है। मतलब पहले आप लैब देखते थे तो एक क्या क्या एनालॉग, अब डिजिटल लैब है। डिजिटल लैब है मतलब उसमें कंप्यूटर की सारी सुविधाएं लगी हुई हैं, वाईफाई सेटअप किया गया, अगर कुछ भी आपको दिक्कत होती तो आप जस्ट सर्च कर सकते हो वहां से, ठीक है। वहां पर जितने भी इस तरह के कोई भी प्रयोग हुए हैं, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उन सबका डेटा वहां मौजूद है, उसको आप खोल कर देख सकते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट में क्या बना था, इसको सर्च भी कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि भाई वो एक बार डेटा अगर संग्रह हो गया तो वो आगे आपको क्या कर सकता है, यूज में आ सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसको कहते हैं वर्चुअल लैब। फॉसी के बारे में पढ़ाई चुके थे। अगला है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। देखिए अब जितने भी पहले क्या था कि भाई आप विश्वविद्यालय से कॉलेज से डिग्रियां लेते थे, उन्हें क्या करना पड़ता था, उसको स्टोर करके रखना पड़ता था, ठीक है। अब कभी चोरी हो गया, कभी भाई बाढ़ आ गई, कभी ये हो गया, कभी वो हादसा, तो इस सब को हटाने के लिए भारत सरकार ने एक शुरू कर दी है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जहां पर जितने भी डिग्रियां हैं, जितने भी मार्कशीट्स हैं, सबको वहां पर सुरक्षित रख दिया गया है, ठीक है। मतलब जब जिसको जरूरत है आप आराम से उसको क्या कर सकते, निकाल के दे सकते हो। शुरू वाले तो रखा है जैसे डिजी लॉकर पर आ जाएगा, अभी 10th कोई पास करता है तो उसका सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पे आ जाता है। डिजी लॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है, जैसे आपको आधार कार्ड रखने की जरूरत नहीं है, आप डिजी लॉकर में फोन से लॉगिन कर लीजिए, आधार कार्ड किसी को भी दिखाएंगे तो वो वैलिड है। कभी मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन डिजी लॉकर में अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको दिखा सकते हैं। पैन कार्ड नहीं है, डिजी लॉकर में आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल वो वैलिड होता है, क्योंकि डिजी लॉकर भारत सरकार का अपना एप्लीकेशन है। तो धीरे धीरे जो नए वाले आ रहे हैं उसको तो ऐड किया ही जा रहा है, पुराने वाले जो है उसको भी धीरे धीरे करके ऐड किया जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी क्या है कि जैसे कोई सर्टिफिकेट, कोई मार्कशीट आया, उसको क्या किया, वहां पर अपलोड कर दिया, जब जिसको जरूरत होगी उस हिसाब से वो क्या करेगा, अपना निकाल कर काम कर सकता है। मतलब वो गलने की, फटने की, दुर्घटना होने की कोई संभावना, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर जब जरूरत होगी उसको निकाल करके आराम से दीजिए। मतलब वो बिल्कुल एक डिपॉजिटरी का मतलब होता है जहां पर बोलते हैं ना उसको बैंक में लॉकर टाइप, वो लॉकर में तरह सुरक्षित रखा है। लेकिन ये बिल्कुल भी डिजिटल क्या है, लॉकर है, जो कभी भी खराब होने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपका डिग्री कहीं पर मिस आउट नहीं होगा। इसको बनाने के लिए दो चीजें हैं डिजिटल डिपॉजिटरी में, SDSL वेंचर्स लिमिटेड, ठीक है, और NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड। इन दोनों को चलाने के लिए दो बॉडीज बनाई गई हैं, टू इंटरऑपरेबल डिजिटल डिपॉजिटरी, SDSL और NSDL, ठीक है। ये दो चीज दोनों को क्या करता है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में जितने भी डिपॉजिट्स हैं सबको मैनेज करके रखता है। अगली है ई विद्वान। कौन है अगली इनिशिएटिव है ई विद्वान। यहां पर भारत सरकार ने सोचा कि जितने भी हमारे अपने जो देश में नहीं, अलग अलग जो हमारे स्कॉलर्स हैं उसका नाम, और जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, या दूसरे देश जाकर के क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन सब का डेटा अपने पास होना चाहिए, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाओ। जैसे मान लीजिए कोई इसरो में क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो वहां जो उन्होंने सीखा वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे देश को भी लाभ हो। तो उन सबको यहां पर लाया गया, ठीक है। मतलब ई विद्वान कहा गया ना, यह विशेषज्ञ की पृष्ठभूमि, संपर्क, पता, अनुभव, विद्वानों के प्रकाशन, कौशल, उपलब्धि, शोधकर्ता की पहचान आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। मतलब कौन से साइंटिस्ट क्या किए हैं, उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी हैं, क्या उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, उनका अनुभव क्या है, वो सभी चीजें इस पर अवेलेबल है, ठीक है। यह देश भर के संभावित सहयोगियों, साथियों और अनुसंधान विद्वानों को विषय विशेषज्ञों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह उन विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करने में मदद करता है जिनके पास शोध विद्वानों के लिए आवश्यक विशेषज्ञता है। मतलब अगर आपको जरूरत है कि भाई हम अपने विषय संबंध किसी विशेषज्ञ से बात करें,
तो आप ई विद्वान को सर्च कर सकते हैं। ई विद्वान पर उनके द्वारा जो भी काम किए गए अभी तक वो सब काम मेंशन है, और आप उनसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर हैं, कांटेक्ट नंबर है, चाहे मेल आईडी है, उनसे आप सीधे उनसे जुड़ करके उनसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हम इस तरह के शोध कर रहे हैं, उस पर हमारी आपकी मदद चाहिए। बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो सरकार ने ये कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, मतलब आपको कहीं पर विद्वान को ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ढूंढ सकते हैं ई विद्वान, ठीक है। चलिए अगला हमारा एबीसी, एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट। क्या है एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब जितने आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय क्या मिलता है, वो क्रेडिट मिलता है। तो अभी तक बैंक में हम पैसा जमा कर रहे थे, ये एक ऐसा बैंक है जहां पर जो हमने एकेडमिक में हासिल किया है, जो हमारी क्रेडिट आई है, वो सारे क्रेडिट स्कोर वहां पर जाकर क्या होंगे, सुरक्षित होंगे। और उसके लिए आपको क्या मिलेगा, एक यूनिक आईडी मिलेगा, जैसे बैंक अकाउंट का नंबर मिलता है, तभी ना पता चलता है कि हमारे उस बैंक में अकाउंट में कितना पैसा है। सेम टू सेम इस बैंक का भी आपको क्या मिलेगा, एक यूनिक आईडी मिलेगी। और अभी तक एकेडमिक में आपने जो भी चीज हासिल की सब वहां पर क्या किए जाएंगे, चढ़ाएंगे जाएंगे, और उससे आप डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं कि हम ग्रेजुएशन किए तो वहां पर कितना क्रेडिट स्कोर, नहीं हम पीजी किए तो कितना क्रेडिट स्कोर, है ना। ये सारी चीजें वहां पर इजीली सुरक्षित रहेंगी, ठीक है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, तो भाई क्या करना है, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अब वहीं पर जैसे ही डेटा डालेंगे तो आपका सारा पूरा का पूरा क्या हो, कुंडली खुल जाएगा। जैसे आधार कार्ड में जैसे ही किसी भी जगह फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो सारी जानकारी मिल जाती है ना कि इसके वहां पर वैलिड आईडी में क्या है। मान लीजिए कि आप फेक आईडी बना भी ले, नहीं, लेकिन वहां पर जैसे फिंगर करेंगे तो वहां पर ओरिजिनल जो लोग हैं वही बताएगा, नहीं तो एक्सेस ही नहीं करेगा, क्योंकि उस आईडी पर वही थंब चढ़ा हुआ है, वही आंख के रेटिने चढ़े हुए हैं, जो कि कभी बदले नहीं जा सकते। हाथ का थंबनेल जरूर बदला जा सकता है, रेटिना कभी लोगों का बदला नहीं जा सकता, वो यूनिक है भारत भगवान के द्वारा दिया गया। मतलब सोचिए इतने करोड़ भगवान ने क्या बनाया, मनुष्य बनाया, है ना। लोग कहते हैं ना भगवान क्या कर सकते हैं, कभी सोचेंगे कि भाई भगवान ने इतने अलग अलग लोग बनाए और हर एक के जो रेटिना है वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। सोचिए कितनी करोड़ आबादी है, 8 मिलियन जब बिलियन आबादी है ना, उतने प्रकार के लोगों में किसी भी लोगों की रेटिना किसी दूसरे आदमी से मैच नहीं कर सकती। मतलब भगवान के पास इतनी यूनिक क्या है, आइडेंटिटी है कि हर एक वक्त बनाते बनाते हर एक के रेटिना अलग करती है। शकल एक हो सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर एक हो सकती है, हाथ के थंबनेल कहीं एक हो जाए, वो भी नहीं होते हैं अगर हो भी जाए, लेकिन कितने भी कोशिश कर ले आपके रेटिना वो किसी दूसरे से मैच नहीं करवाया जा सकता। ये भगवान की क्या है, यूनिक आइडेंटिटी है। तो कहते हैं ना कि वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, ठीक है। हर एक व्यक्ति की रेटिना अलग अलग है, ठीक है, और वो कभी किसी दूसरे से मैच नहीं खा सकता। सोचिए अभी उनके पास इतना बड़ा परफॉर्मा है। चलिए अगला है ईपीजी पाठशाला, एनसीईआरटी के द्वारा बोला, यह यूजीसी द्वारा एनएमईआईसीटी, एनएमईआईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। आईसीटी बोले तो आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब भारत सरकार नेशनल एजुकेशन मिशन पे काम कर रही है, किसके थ्रू, आईसीटी के थ्रू। और इसी के द्वारा शिक्षा मंत्रालय से जुड़ करके भारत सरकार ने ईपीजी पाठशाला की शुरुआत की। ईपीजी पाठशाला क्या है कि जितने भी विषय आपके पास हैं, जितने भी विषय आपके पास हैं उस सब के फ्री कंटेंट वहां पर उपलब्ध है। पीजी जो भी आप कर रहे हैं, जो भी विषय है उसके फ्री कंटेंट वहां पर होते हैं, आपको हर एक चीज का बना बनाया फ्रेश टू फ्रेश कंटेंट मिल जाएगा। अब सोचिए हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, और वो भी ये नहीं एक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बनाया है, उनको बनाया गया है विश्वविद्यालय के जो सीनियर प्रोफेसर है, मोस्ट सीनियर, उनके द्वारा बनाया गया। अब वहां पर सर्च करेंगे जैसे ईपीजी पाठशाला, अपना विषय देंगे, अपने विषय में जिस विषय का लेना है, चाहे विषय कोई भी हो, ठीक है, उस सब के फ्री कंटेंट वहां उपलब्ध है, एक एक चीज। तो कोई हमको कहता है कि सर इस पेपर की तैयारी हमारे पास नहीं होती है, उनके लिए होती है। तो बोलता कैसे होती है, तो बोलते कि वहां से डाउनलोड करो, पढ़ो बैठ करके। टीचर नहीं है ना, कंटेंट तो है, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहेगा, तो अब क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे उसके बारे में नहीं, तो मैंने अब बताना छोड़ दिया, ठीक है। ईपीजी पाठशाला पर जाएंगे, पूरा का पूरा फ्री कंटेंट, उसको डाउनलोड कर लीजिए। भाई नॉर्मल रूप से आप क्या है 1 से 2 पैसे की, मतलब 75 पैसे क्या होता है, प्रिंट होती है, 1000-2000 पेज है, प्रिंट करवा लीजिए, सबका अलग अलग क्या बना लीजिए, परफॉर्मा बना लीजिए, उल्टा उल्टा घर पर पढ़िए बैठ कर, जो भी एग्जाम देना दीजिए। क्योंकि भाई नेट के सिलेबस से पूरी पीजी और क्या है
आपकी यूजी सिलेबस है। पीजी यूजी पढ़ लिया तो फिर कहीं पर दिक्कत ही नहीं होगी। अब पीजी यूजी नहीं पढ़ा तो कितने भी हम पढ़ा दें तो क्या होगी, दिक्कत वहां रहेंगी रहेंगी, है ना। इसीलिए वहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, उस कंटेंट को देख सकते हैं। इस पीडीएफ के अंदर मैं सारा लिंक भी डालता हूँ, लिंक भी ऐड करता हूँ, ये सारे लिंक रहेंगे वहां पर। अब जैसे ही टैप करेंगे तो लिंक खुल जाएगा। जितने भी आपको मैंने दिखाया आपके डिजिटल इनिशिएटिव, सबके जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं डालूंगा इसमें। इसमें छूट गया है डालना, है ना, ये शायद पुराने वाले हैं, नए वाले मैंने कल रात में बनाए थे, तो वहां पर सबका लिंक डाला गया है। उस लिंक को टैप करके आप डायरेक्ट वहां खोल सकते हो उसको। जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का परफॉर्मा देखना क्या है वहां पर, उसको खोल सकते हैं। ई विद्वान देखना है वहां खोल सकते हैं। मतलब एक क्लिक में आप इस पीडीएफ के थ्रू उस पर जा सकते हैं डायरेक्ट, कहीं पर दूसरी जगह भटकने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं। अगली है ई यंत्रा। ई यंत्र बोला यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एवं आईआईटी बॉम्बे में आयोजित एक रोबोटिक्स आउटरीच कार्यक्रम है, ठीक है, जिसके तहत अंतः स्थापित प्रणाली में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया जाता है। मतलब अगर किसी को रोबोटिक्स में क्या करना है, रोबोटिक्स में रिसर्च करना है, उस फील्ड में जाना है, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा भारत सरकार ने शुरू किया है रोबोटिक्स आउटरीच प्रोग्राम, नहीं, जहां पर ऐसे रोबोट्स विकसित किए जा रहे हैं जो क्या करें, आदमी के काम को आसान बनाए। नहीं, जैसे भारत में ही एक रेस्टोरेंट है जहां पर खाना सर्व कौन करता है, रोबोट करता है, ठीक है। जैसे आपको देखते हैं कि एआई भी क्या एक तरह का रोबो ही है ना, कि जो आपके काम को क्या करता है, आसान बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाला जा रहा है, नहीं, जो काम को करने में हमको बहुत ज्यादा समय लगते थे उस काम को क्या कर ले, आसान से जल्द कर ले, ठीक है। तो ये इसलिए किया गया ताकि हम क्या कर सके, अपने ज्यादा से ज्यादा काम कर सके उससे, उस माध्यम से। तो लोगों ने सोचा कि नहीं, अब जो काम था जल्दी जल्दी हो गया तो क्या करो, सो जाओ, ठीक है भाई। वो इसलिए बनाया गया रोबोटिक्स कि भारत सरकार ने सोचा कि भाई जो काम करने में हमको ज्यादा समय लगता है वो कम टाइम में हो जाए, और कम टाइम में हो जाएगा तो क्या करेंगे, और भी काम प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो इसलिए सोचा कि नहीं, प्रोजेक्ट नहीं लेना है, इसका मतलब है कि जो काम हो गया उसके बाद सो जाओ आराम से, खत्म हो गया ना काम। तो आईआईटी रोबोटिक्स वाला उसको कहते हैं ई यंत्र। ये आपका डिजी लॉकर, ये सबके फोन में जरूर होना चाहिए, ठीक है। डिजी लॉकर क्या है कि भारत सरकार का एक लॉकर सिस्टम, जहां पर पब्लिक जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जितने भी हैं, चाहे किसी के मार्कशीट हैं, वो सब इस डिजी लॉकर में आ जाएंगे, ठीक है। डिजिटल लॉकर एक ऐसा सिस्टम है, इस डिजी लॉकर में क्या करेगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। आपको क्या कुछ नहीं करना है, जो आधार कार्ड का आपका मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, से आप क्या करिए, लॉगिन करिए, सारा चीज फिल करिए, इंफॉर्मेशन, जितने भी अभी तक पब्लिक डॉक्यूमेंट आपके नाम पर इश्यू है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, इसके बाद आधार कार्ड हो, वो सभी के सभी चीजें आपके डिजी लॉकर में दिखने लगी। और बिल्कुल आपका कोई खोल कर कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल पासवर्ड से प्रोटेक्ट रहती है। पहले एमपिन बनाना पड़ता है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपके फोन में आप ही खोल सकते, कोई दूसरा नहीं खोल सकता, जब तक कि उसको एमपिन नहीं पता है। और 3 एमपिन गलत डालने पर 48 घंटे के लिए वो चीजें क्या हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, सेफ है, आपको आपके अलावा कोई इसको खोल नहीं सकता है डिजी लॉकर को, ठीक है। और डिजी लॉकर में जितने भी दस्तावेज जारी किए गए सब क्या है, प्रमाणिक है और वैध है, वैलिड है। भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स लॉ, कि डिजी लॉकर में अगर किसी के पास आधार कार्ड है और आपको उसको दिखाए तो आपको छोड़ देगा, कुछ नहीं करेगा। जैसे आधार कार्ड की जरूरत है, हाँ, ये चीजें एग्जाम में नहीं होंगी, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल लेके जा ही नहीं सकते। आप एयरपोर्ट पे जाए या कहीं भी जा रहे हैं, जैसे मान लो सड़क पर हैं, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, अब फिजिकल हम तो नहीं ले जा रहे हैं, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मोबाइल में है, दिखा दीजिए, छोड़ देगा तुरंत। या वहां पर आप इंस्टेंट डाउनलोड करके भी कर सकते हो तुरंत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, और वो बिल्कुल क्या है, वैलिड माना जाएगा। साक्षर, इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द टॉप एजुकेशनल पोर्टल्स व्हिच हैज लॉन्च्ड 30 अक्टूबर 2006। वंस टॉप एजुकेशन पोर्टल कहा जाता है साक्षर को, ठीक है। यह योजना उस शिक्षा के सभी संस्थानों को कनेक्ट करता है ताकि उच्च गुणवत्ता वाले ई सामग्री को शिक्षार्थी तक पहुंचाया जा सके। जितने भी हायर एजुकेशन संबंधित संस्थान हैं, उन सभी को साक्षर के द्वारा एक जगह पर लाया गया है, ताकि वहां से जो भी ई कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में जो कंटेंट होंगे वो सब एक दूसरे के साथ लोग शेयर करेंगे, ताकि अगर मान लीजिए हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो हम डीयू के जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उसी विषय में, उसके कंटेंट को भी क्या कर सकते हैं, वहां से एक्सेस कर सकते हैं इजीली, एक क्लिक पर, ठीक है। क्योंकि हमारे
प्रधानमंत्री जी का सपना है एक देश सब कुछ एक ही होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, हर चीज वन होना चाहिए। नहीं, ई कल्पा है ना, अगला है ई कल्पा। बोला यह प्रोजेक्ट डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन को क्रिएट करता है और यह NMEICT के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या है, प्रायोजित है। मतलब ये इसका काम है डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट करना। डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट करना किसका काम है, ई कल्पा का काम। नहीं, एजुकेशन के लिए डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट करना काम दिया गया ई कल्पा को। एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से भारत सरकार जो भी डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट उसको डिजाइन करनी है, क्रिएट करनी है, तो सारा का सारा पोर्टल इसको दिया जाता है कि आप इसको डिजाइन करिए, है ना। देखेंगे आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो पोर्टल है उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होगा। आप देखेंगे नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का जो परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग है। तो ये सारा का सारा क्रिएट करने किसका काम दिया गया, ई कल्पा को दिया गया कि डिजिटल इन्वायरमेंट को क्या करना है, आपको क्रिएट करना है। अगला है ई आचार्य। यह NMEICT के माध्यम से राष्ट्रीय मिशन के तहत एक एकीकृत ई सामग्री पोर्टल है। यह पोर्टल देश के शीर्ष संस्थानों से 8 विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों को कवर करता है। मतलब ई आचार्य पर आपको इस जितने विषय यहाँ पर लिखे गए उससे संबंधित आपको ई कंटेंट मिल जाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर साइंस है, जैविक बायोलॉजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, भौतिक विज्ञान है, फिजिकल साइंस है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान है, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी है, सामाजिक विज्ञान है, कला व मानविकी है। ये जितने भी 8 विषय लिखे गए हैं उन 800 विषयों से संबंधित ई कंटेंट आपको ई आचार्य पर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पोकन ट्यूटोरियल। कौन है, स्पोकन ट्यूटोरियल। बोला कि यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है के माध्यम से IT साक्षरता का संवर्धन करता है। इसे IT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया, जिसके तहत ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को सम्मिलित किया गया। स्पोकन ट्यूटोरियल का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो आपके ट्यूटर हैं उनका कांटेक्ट दिया जाता है, आप उनके साथ टॉक कर सकते हैं, 1-to-1 टॉक कर सकते हैं। ऐसा फैसिलिटी दिया जाता है स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से। किसको, UG और PG स्टूडेंट्स को। UG और PG जो कोर्सेज हैं उससे संबंधित ट्यूटर्स वहां पर मौजूद हैं। आप वहां उनसे 1-to-1 टॉक कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के आप आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी है IIT बॉम्बे ने दिया है भारत सरकार के द्वारा मिलकर। मतलब भारत सरकार का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन संभाल कौन रहा है, बॉम्बे, IIT बॉम्बे। अगला है सारांश। ये CBSE द्वारा शुरू किया गया एक वेब पोर्टल है जिसका उद्देश्य सूचना और संचार तकनीकों को बढ़ाना है। इसके तहत स्कूल के साथ साथ अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाले तंत्र की स्थापना की गई है। एक सारांश पोर्टल CBSE ने शुरू किया है जिसका एक्सेस बच्चों को भी के पास भी है, स्कूल के पास भी है और जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके पास भी। वहां पर जो भी नए नए योजना भारत सरकार की आ रही है या नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं तो वो सभी चीजें वहां पर पब्लिश की जाती, दिखाई जाती है, ताकि अभिभावक ये क्या कर सके, डिसाइड कर सके कि हमको अपने बच्चों को भविष्य में क्या करवाना है, वो वहां पर देख सकते, इसके क्या फायदे हैं, इससे आगे आने वाले फ्यूचर में क्या चीज होगा। ये चीज कि सब इंजीनियरिंग करके बैठ जाए वो भी गलत बात है, सब PG करके बैठ जाए ये भी गलत बात है। तो कुछ ऐसे काम करें जिससे क्या हो सकती है, एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट हो। इस तरह की पहल भारत सरकार ने शुरू की। ठीक है, तो सारांश पर मान लीजिए कि वो चीज कोई नया आया, जैसे कोई नया कोर्स आया, जैसे अभी एक ही चीज सबसे ज्यादा कोर्स फेमस रहता है हमेशा, क्या, स्किल सीखो स्किल सीखो स्किल सीखो, यू हैव टू स्किल, यू हैव टू एवरीथिंग। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को केवल अगर वीडियो एडिटिंग आता है, सिर्फ वीडियो एडिट करना आता है, उससे वो क्या कर रहे हैं, हजारों लाखों कमा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी आप बड़े बड़े यूट्यूबर के देखते हैं सब यूट्यूब के क्या है, एडिटिंग के खेल हैं बैठे हुए। उसको सीख लिए तो भाई आप मान ली 10 क्लाइंट्स को पकड़ लिए, घर बैठे वीडियो एडिट कर रहे हैं बैठ करके आराम से, अच्छा खासा लैपटॉप लेकर के, और ढंग से दबा के कमा रहे हैं। बिल्कुल आसान काम है। ठीक है ना, हम ही दे देंगे भाई, 5 को क्लाइंट हम अपने दे देंगे, हम हैं, 4-5 और टीचर सब रहते हैं, सबके पास है, क्योंकि मास्टर के पास उतना समय नहीं कि वो जाके एडिटिंग सीखेगा फिर करेगा, फिर उसको इतना उसके पास समय नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी को हायर ही करेगा, आपको हायर कर लेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर मान लीजिए कि आपको वेब पोर्टल की जानकारी है कि कैसे ठीक रखना है, कोई भी नॉर्मल IT टेक्नीशियन जो बड़े बड़े संस्थान हैं आराम से हायर करके रखते हैं, ताकि अगर मान लीजिए कभी कोई खराबी आ गई तो उसको आप ठीक करके देंगे। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, यू हैव टू स्किल,
ठीक है, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। तो स्किल संबंधित अगर कोर्स आप करते हैं तो क्या करते हैं, कभी भी आप भूखे नहीं मरेंगे। जैसे पहले कहता था कि अगर आपके पास शिक्षा है तो भूखे नहीं मर सकते हैं, उसी तरह से अभी है कि यू हैव टू स्किल, यू हैव टू डू एवरीथिंग। और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन, तकनीकी स्किल बहुत जरूरी है। कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है ई ग्रंथालय। यह सरकारी पुस्तकालयों के स्वचालन और नेटवर्किंग के लिए एक डिजिटल एजेंडा के रूप में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। उसका नाम है ई ग्रंथालय। इसका उद्देश्य है एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन के लक्ष्य को हासिल करना। मतलब ये पोर्टल पर जितने भी भारत सरकार के अपने पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरी हैं, उन सभी को एक जगह डाला गया, मतलब एक जगह लाया गया है और उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कौन, मान लीजिए इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, अब फन्ना किताब किस रैक में रखी गई है कैसे पता चलेगा, लोगों को ढूंढते रह जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करता है कि ये टूल प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट टूल देता है, कौन, ई ग्रंथालय। जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर है, जो एक टैली करता क्या है, टैली पर जो भी व्यापारिक संस्थान है उसके स्टॉक रिपोर्ट रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं कि कौन सा वस्तु कितना हमारे पास स्टॉक में है, वो आप टैली के माध्यम से चेक कर सकते हैं। कितना का हमारा लेन देन हुआ पैसे का, ये आप टैली के माध्यम से रख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह ई ग्रंथालय है, ये एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन किया और इस पर सारी किताबें डाल दी गई, चढ़ा दी गई पहले। अब आपने मान लीजिए किताबें इशू करवा ली हैं तो आपके नाम पर वहां डेटा चढ़ गया है। अब ये वही किताब मांगने आए तो बस क्या करना है, सिर्फ नाम वहां पर सर्च करना है। ठीक है, पता चल जाएगा कि ये किताबें अभी लाइब्रेरी में नहीं है, ये किसी न किसी स्टूडेंट को इशूड हुई है। किसको हुई है तो वहां पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन खुल जाएंगी। नहीं, हम ये किताब किसको इशू किए थे, तो वहां पर आपकी क्या, ठीक है, तो वहां पर ये देखिए, वहां पर क्या मिल जाएगा कि किसके नाम पर इशू है ये पता चल जाएगा, या ये चीजें किस रैक में रखी गई है। अब C21 में लिखी हुई है तो C नंबर रैक में जाएगा या C नंबर रूम में जाएगा, 21 नंबर रैक को देखेगा, बिता के निकाल लेंगे। नहीं तो कोई छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं है, वहां पर लाखों किताबें रखी हुई है। अब एक किताब को ढूंढने के लिए लाखों किताब तो नहीं उल्टाया जाएगा, उतना समय तो नहीं है, इसीलिए मैनेजमेंट टूल देता है ई ग्रंथालय, है ना। अगला टूल है हमारा अव्यू, अमृत वर्चुअल इंटरेक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड। यह आभासी कक्षा परिवेश प्रदान करने के लिए IIT बॉम्बे द्वारा समन्वित शिक्षक कार्यक्रम टास्क का हिस्सा है। अव्यू, अव्यू क्या करता है कि आपको एक डिजिटल क्लासरूम का क्या करेगा, आपको व्यू प्रदान करता है, डिजिटल क्लासरूम, है ना। क्या करता है, डिजिटल क्लासरूम। जैसे अभी उस दिन आपने फॉर्म सुना होगा ग्रामीण ई लर्निंग योजना करके, है ना। जब टीचर अवेलेबल है ही तो फिर भाई डिजिटल पढ़ाने की क्या जरूरत है ना, डिजिटल पढ़ाने का जरूरत क्या है। तो भाई डिजिटल पढ़ाने की जरूरत ये है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, स्कूल मान लीजिए गया, अब मास्टर साहब क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए अलग बात है, अब उसको रिवीजन चाहिए, उस पर कहाँ रिवीजन करेगा। जैसे बड़े कोचिंग संस्थान, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने क्लासेस ली नहीं है, वही तो क्लास रिकॉर्डेड है, आपके पास एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से फिर उसको क्या कर सकते, रिवीजन कर सकते, है ना। भले ही आप करते हो ना करते हो अलग बात है, एक बार भी देख ले तो बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, ठीक। क्योंकि वो 1.5 घंटे 2 घंटे मूवी देख सकता है, लेकिन आधा घंटा फोन में अगर वीडियो चल जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। देखिए कभी भी किसी के लिए कोई आपकी मेहनत नहीं करता है, अपने लिए कर रहा है, हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। भाई लीक हुई तो पता है कितना, आपसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है। पेपर लीक होने की वजह से जितना दबाव स्टूडेंट पर, उससे 10 गुना दबाव किस पर है, टीचर पर है। लेकिन तब भी हम बिल्कुल कभी देखिए उदास नहीं, फिर से वही काम स्टार्ट करना। हमारा काम ही है पढ़ना पढ़ाना, जितनी बार तुम लीक करोगे करो। तो यहाँ कहा कि अब लीक हो गया अब एग्जाम नहीं देंगे, तो भाई नहीं बैठोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। हम चोर नहीं थे ना, जो चोर था वो पकड़ा जाएगा, अब आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए, ठीक है। तो ग्रामीण ई लर्निंग जो योजना है वहां पर करता क्या है, देखिए जैसे स्टूडेंट पढ़ के आए ऑफलाइन क्लास, अब उन्हें रिवीजन की जरूरत है, तो कैसे रिवीजन करेंगे, क्योंकि आजकल मम्मी तो व्यस्त हैं, रिवीजन तो करवाएंगे नहीं, है ना। पहले मम्मी से पढ़ा लिखा तभी बैठता था, आज की मम्मी पढ़ी लिखी है तभी नहीं बैठती है, क्योंकि आज के बच्चों को चाहिए ओपन, क्या, फ्री स्पेस चाहिए, नहीं। तो वो फ्री स्पेस से क्या कर सकता है, जो ई लर्निंग योजना है वहां जो टीचर ऑनलाइन पढ़ाएंगे
वो सारा का सारा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को, ताकि विद रिवीजन भी कर सके, मान लीजिए कोई एक नए कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सके। इसीलिए भारत सरकार ने एक पहल की है कि जितने भी गांव हैं पंचायत वाइज, जैसे आप वहां पर फॉर्म भरेंगे ई लर्निंग में, वहां पर पंचायत पूछता है कौन सा पंचायत का फॉर्म भरना है आपको, तो पंचायत वाइज वहां पर क्या किया जा रहा है, टीचर को हायर किया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया फायदा है, आप एग्जाम दीजिए, अच्छा खासा फायदा निकल, क्योंकि पंचायत वाइज अगर किए वो कौन से पंचायत में किसको, तो आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको घर से निकलने नहीं पड़ेंगे, नहीं घर से निकलना नहीं पड़ेगा, घर बैठे मान लीजिए 10th के लिए, सॉरी 6 to 10 के लिए 10,000 है ना, शायद 10-15,000 है, 11-12 के लिए 16-17 हज़ार रुपये, 16,000 रुपये, 16,875, मतलब 16,000 ही मान लीजिए, 16,000 मिल रहा है, और वो भी घर बैठे मिल रहा है, घर का काम भी कर रहे हैं, किचन का भी काम संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, 16,000 कमा भी रहे हैं, है ना। क्योंकि ज्यादा पैसा जो है इंसान को क्या करता है, बेचैनी ला देता है, जितना कम हो फायदा है, ठीक है। तो ज्यादा पैसा बेचैनी ला देगा, इसलिए कम पैसा दे रहा है, वहां पर आराम से आप पढ़ा सकते हैं। तो वही है ई लर्निंग योजना, ठीक है। जितने आदमी दबा के फॉर्म भरिए, उसका एग्जाम दीजिए, और अगर वो पंचायत वाइज लिए तो सबसे ज्यादा फायदा आप ही को होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पंचायत में आप ही को मिलेगा, और गांव में अभी तक इस चीज के बारे में लोगों को पता भी नहीं है, ठीक है, उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। और पंचायत वाइज, अगर पंचायत वाइज सिलेक्शन किया हो, जिस हिसाब से वो फॉर्म के वक्त ले रहा है, तो पंचायत वाइज अगर किया तो सबसे ज्यादा फायदा उस पंचायत के लोगों का ही, ठीक है, ये चीज है। तो इसीलिए पहले फटाफट आराम से भर करके जॉब में चले जाएंगे आराम से। चलिए अगला है सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह NMEICT द्वारा IIT दिल्ली को दी गई परियोजना है, जिसके तहत 24/7 डाटा बैकअप सेंटर को बनाने की बात कही गई है। मतलब IIT को दिल्ली को कहा गया है कि आप एक डाटा सेंटर बनाइए जहां पर हम चीजों को बैकअप करके रख सकें। इतने जो ई कंटेंट, ई जो सब कुछ आप देख रहे हैं, ई आचार्य, सारांश, इन सब के सर्वर पर जो डेटा अपलोड है वो कहाँ रखा जाए, क्योंकि हमारे पास तो छोटा डेटा है, तो हम पेन ड्राइव में कर लिए, मान लीजिए हार्ड डिस्क में कर लिए, वहां पर कितने लाखों जीबी में पड़ा हुआ है, तो लाखों जीबी है, तो वहां पर कहां पर रखा जाए। और देखिए कोई भी डिवाइस है, कब खराब हो जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्लाउड एक ऐसा तकनीक है जहां पर एक बार डाटा बैकअप करके रख दिए तो वो कभी खराब नहीं होगा। तो उस क्लाउड का नाम दिया गया बादल, जिसको NIC और NKN डाटा सेंटर से संबद्ध किया गया। NIC, अब जैसे कोई भारत सरकार का वेब पोर्टल खोलेंगे, कोई भी गवर्नमेंट का, तो वहां पर लिखा होगा NIC, देखिएगा नीचे। तो NIC क्या है, NIC भारत सरकार का एक अपना डेटा सेंटर है, जहां पर उस पोर्टल संबंधित सारे डेटा वहां पर बैकअप है। तो इस दोनों सेंटर को इससे जोड़ा गया है, बोला कि यहां पर जितने ही डाटा है NIC और NKN के पास जाता है, वो सब डेटा को क्या करो तुम क्लाउड पर ले चलो। तो इस तरह के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही गई। अगला है ग्रिड गरुड़ा। ग्रिड गरुड़ा यह भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रिड है जो डेटा और अन्य अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए शैक्षणिक, वैज्ञानिक और अनुसंधान समुदायों को एक साथ लाने का काम करता है। ग्रिड गरुड़ा के थ्रू क्या करते हैं, डेटा हम एक्सचेंज करते हैं। मान लीजिए कि भाई आधार कार्ड UDAI के पास डेटा है, वो डेटा NTA के पास कैसे चला जाता है। जैसे आप देखते हैं किसी, आप फॉर्म भरे, वहां पर आप मोबाइल नंबर देते हैं, तो कहता है कि वेरीफाई करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, वेरीफाई, नॉट वेरीफाई। वेरीफाई कर देंगे तो आपको आगे चल के वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वेरीफाइड होगा। तो UDAI के पास डाटा है और वो डेटा सीधा NTA की वेबसाइट पर चला जाता है, कैसे, यही ग्रिड गरुड़ा के थ्रू। तो ग्रिड गरुड़ा एक ऐसा ग्रिड है, ग्रिड मतलब क्या है, पावर, जिसको बोलते हैं ना पावर ग्रिड। पावर ग्रिड करता क्या है, जहां से बड़े पावर को लेकर के जिसको भी चाहिए उसको पहुंचाने का करता है। तो ग्रिड गरुड़ा पर जितने भी वेब पोर्टल है भारत सरकार के, सबको रखा गया है कि जैसे मान लीजिए कि अब HP गैस लेना, कनेक्शन लेना है, तो वो आपको आधार कार्ड से जुड़ता है, आधार कार्ड का डेटा उसके पास कैसे गया, ग्रिड गरुड़ा के थ्रू। एक बैंक के साथ आप फ्रॉड कर देते हैं तो दूसरा बैंक आपको लोन नहीं देता है, कैसे पता चलता है उस बैंक को, ग्रिड गरुड़ा के थ्रू। कि जैसे ही मतलब एक के बैंक के साथ आप फ्रॉड करेंगे तो वो डेटा क्या करता है, अपने पोर्टल पर क्या करता है, आपको ब्लैकलिस्ट करता है। और एक जगह ब्लैकलिस्ट हुए आप, तो ब्लैकलिस्ट होने के बाद वो चीजें ग्रिड गरुड़ा के पास सुरक्षित है। और जैसे कोई बैंक दूसरे बैंक के पास जाएंगे तो पहले आपकी हिस्ट्री को चेक करेगा और पता चल जाएगा कि इसने फलाने बैंक के साथ फ्रॉड किया है, तो इसको हम लोन नहीं देंगे, ठीक है। तो ये ग्रिड गरुड़ा का काम है। चलिए अगला है शोध चक्र। अगला है हमारा
शोध चक्र। यूजीसी ने शोध को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, शोध चक्र 2022 को शुरू किया था, जिसका नाम है अ गेटवे टू रिसर्चर फॉर रिसोर्सेज। देखिए होता क्या था कि देखिए भारत सरकार ने अभी तक हर एक चीजों के लिए अलग अलग बनाई है, मतलब स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन कहीं अलग होंगे, विश्वविद्यालय अपना रजिस्ट्रेशन अलग करता है, तो कहा कि नहीं, अगर शोध को बढ़ावा देना है तो एक कॉमन गेटवे होना चाहिए भारत के पास। उस कॉमन गेटवे का नाम है शोध चक्र। ठीक है, चक्र मैंने पहिया। शोध चक्र पर जो रिसर्चर होंगे वो भी अपने लॉगिन करेंगे, यूनिवर्सिटी भी अपना लॉगिन करेगा, यूजीसी और जो गाइडर होगा वो भी अपना लॉगिन करेगा वहां पर, और जो स्टेक होल्डर है, मतलब जो आपको क्या करता है, फंड्स दे रहा है मतलब रिसर्च करने के लिए, उसके भी होंगे। क्योंकि जैसे आप सुनते हैं कि जेआरएफ मिला तो चलो ठीक है यूजीसी फंड कर रही है, आप सुनते हैं कि एनएफओबीसी मिलता है, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी कैंडिडेट, एनएफएससी मिलता है, तो उसको देने वाला समाज कल्याण मंत्रालय है भारत सरकार का, वो यूजीसी की तरफ से नहीं आती, समाज कल्याण मंत्रालय की तरफ से आती है वो पैसा। तो वहां पर जितने भी आपको मतलब वहां पर स्टेक होल्डर हैं जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं रिसर्च में, वो सभी के सभी लोग क्या करेंगे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर अपना लॉगिन करेंगे, जिससे वो देख सकते हैं कि वो जो पैसा वहां से भेज रहे हैं उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हो, मतलब वो सही जगह यूज भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब आपके रिसर्च कहां तक बढ़ रहे हैं, कितनी इंप्रूवमेंट, वो सारी चीजें वहां से डायरेक्ट चेक हो जाएंगी। ये 10 मई 2022 को शुरू किया गया था। यह डिजिटल कार्य क्षेत्र में कार्य करता है और शोधार्थी अपने शोध कार्य को एकत्रित, संग्रहित, व्यवस्थित और यहाँ पर उद्धृत कर सकते, पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं अपने थीसिस से संबंधित, वो सभी यहाँ पर अपडेट आपको करते रहने हैं, ताकि इसी अपडेशन के हिसाब से आपका कहता है ना कि 2 साल जेआरएफ रहा फिर एसआरएफ मिला, यही चीज करेगा, इवेल्युएट करेगा। शोध चक्र यूजीसी के मार्गदर्शन में इनफ्लिपनेट सेंटर के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह अकादमी समुदाय, एकेडमिक कम्युनिटी, शोधार्थी, मार्गदर्शक, विश्वविद्यालय को उनके शोध जीवन चक्र का प्रबंधन करने के लिए एक अनूठा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पार्टिसिपेंट आरओआई चलाएंगे। आरओआई का मतलब है रीजनल ओपन टू ऑल इन हाउस ट्रेनिंग, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में जितने भी शोधार्थी हैं, जितने भी गाइडर हैं, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि इस पर आपको लॉगिन कैसे करना है, अपने काम को अपलोड कैसे करना है, मूल्यांकन कैसे करना है, ये सारी चीजें वहां पर सिखाई जाएंगी। तो ऐसा आरओआई कार्यक्रम वो चलाएंगी, ऐसा कहा गया है। अगला है उमंग। अगर मान लीजिए कि आप देखते हैं कि भाई अलग अलग खोलते हैं ना प्लेटफॉर्म, कि आधार कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए, सबके लिए अलग अलग, तो भारत सरकार ने कहा नहीं, हम क्या करते हैं, एक ही पोर्टल बनाते हैं और इसको सब पर यहाँ पर लाए। आपको गैस कनेक्शन चाहिए, आप उमंग पर चले जाइए, आपको पासपोर्ट बनाने हैं, उमंग पर चले जाइए, आपको आधार कार्ड में सही करना है, उमंग पर चले जाइए। मतलब उमंग जैसे ही देखेंगे ये सभी सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए सिंगल पॉइंट एक्सेस है, सबको एक ही जगह पर सिंगल पॉइंट एक्सेस करके, जैसे वहां पर एक कॉमन क्लिक करेंगे सारा खुल जाएगा। अब वहां पर आपको एचपी गैस में जाना है तो एचपी गैस में चले जाइए, आपको जाना है कहां पर, मान लीजिए पासपोर्ट बनाना है तो पासपोर्ट वाला में चले जाइए। ये उमंग का काम है। अगला है दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक ऑनलाइन स्कूल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, स्कूल बच्चों के लिए जो लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कौन, दीक्षा। ठीक है, अगली है आपकी बृहस्पति। यह एक ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, जो देवताओं के जो गुरु हैं कौन है, बृहस्पति हैं, और जो दानवों के गुरु हैं कौन है, शुक्र है ना, शुक्राचार्य। तो बृहस्पति नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया भारत सरकार के द्वारा, जो बिल्कुल ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसको विकसित किया है आईआईटी कानपुर में। ठीक है, तो इतने सारे आपके डिजिटल इनिशिएटिव हैं जिसमें वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है, मतलब नाम लिख दिया और उसके बारे में एक लाइन लिख दिए और आपको क्या करना है, मैच करना है। जैसे अब वहां पर डिटेल रिसर्च करेंगे, तो आपने कहा था कि डी का 2 होगा फॉसी के बारे में, है ना, फ्री ओपन सोर्स एजुकेशन, मतलब सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। अगला है कौन सा, शोध सिंधु। शोध सिंधु में क्या करता है, प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। शोध गंगोत्री, तो शोध गंगोत्री क्या करता है, शोध गंगोत्री करता है होस्ट सिनॉप्सिस रिसर्च टॉपिक्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, है ना। इसके बाद सी का शोध शुद्धि। शोध शुद्धि, शुद्धि का मतलब क्या करना, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब होता है डुप्लीकेट, आप पढ़े प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट। तो प्लेगरिज्म चेकिंग करना है तो शोध शुद्धि,
नकल को चेक करना, तो नकल को चेक करने मतलब शुद्धि करना है, तो शुद्धि करने मतलब क्या हो जाएगा, बी का आपका सी का 4 हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। आसान से क्वेश्चन निकल गया, 2 नंबर फिक्स हो गए। ठीक है, इस बार हमने प्लान किया है कि देखिए सबके पास वो क्या है, नोट्स है ही, इनके पास नहीं है वो आराम से ले लें, उस पर हिंदी में सब कुछ जानकारी लिखी गई है, उसको आराम से पढ़िए। वो एक बेसिक जितनी तैयारी आपके सिलेबस में दी गई है उन सब के बारे में बेसिक कंटेंट वहां पर उपलब्ध है, उसको पढ़ें स्टूडेंट अपने से। जहां जहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए गए हैं एग्जाम के अंदर, या उसमें जो कोई अपडेशन करने की बात है, जैसे हम पढ़ रहे थे केवल स्वयं के बारे में पढ़ रहे थे, इस बार हमने स्वयं प्लस के बारे में पढ़ाया, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे स्लाइड के रूप में इसी तरह का पीडीएफ आपको हर एक दिन क्लास के बाद मिल जाएगा, जिसके लिए आप खुद के एक नोट्स तैयार करेंगे, वो किताब रहेंगे उससे पढ़ाई करेंगे, ये नोट्स रहेगी, इससे जो अपडेशन हुई है वो चीजें करेंगे। ठीक है, अब जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट देखना है तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, हमारे क्लिक के बाद खुल जाएगा आपके पास, देखिएगा कैसा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किस तरह से काम करता है। नहीं, स्वयं पढ़ रहे थे, स्वयं प्लस आ गया तो स्वयं प्लस को जोड़ दिया गया है, एसडीजी एमडीजी गोल में अपडेट किए गए थे वो चीजें जोड़ दी गई है, मतलब जहां से भी क्वेश्चंस आए थे उन सारे टॉपिक्स को पकड़ करके उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको पकड़ कर काम किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक वाटर ट्रीटमेंट एक बड़ा टॉपिक है, हर एक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए कॉल्यूजन क्या है, जैसे कल ही क्वेश्चन कर रहे थे कि वाटर ट्रीटमेंट में जो स्टैंडर्ड कोगुलेंट है, मतलब अगर आपको वाटर ट्रीटमेंट करना है तो क्या चीज मिलाना चाहिए, तो लोग फिटकिरी मिलाते हैं, पानी को शुद्ध करना देखते फिटकिरी मिलाते तो क्या करता है, गंदा को सोख लेता है, नॉर्मल क्वेश्चन था और वही क्वेश्चन नेट में पूछे गए, तो वाटर ट्रीटमेंट एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो वाटर ट्रीटमेंट का मैंने कहा कि एक दिन हम पूरी क्लास ही प्रोवाइड करें, तो क्लासेस रहेंगे तो आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, तो उस तरह से। और बाकी जो प्रीवियस जो डेटा अपने पास है जो कि बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में रखा गया है, आप उसे हार्ड कॉपी में ले लीजिए, उसको जरूर पढ़िए, उसको निकलवा कर, तो हार्ड कॉपी फॉर्म में उसको जरूर पढ़िए ताकि उससे बेसिक जानकारी आपको मिलेगी कि वहां पर बेसिक में क्या क्या लिखा गया था। बाकी एडवांस्ड है तो एडवांस फॉर्मेट में जो जो स्लाइड बाय स्लाइड डेली बेसिस पर प्रिपेयर किया जा रहा है और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल भी देखेंगे, कल एक नया टॉपिक एक नया क्वेश्चन, और इसके जो खुद के नोट्स हैं इसके नोट्स जरूर बनाइए। इस लाइव लिस्ट से आपने क्या सीखा, तो मान लीजिए कि सबको लिख करके एक लाइन में जरूर लिखिए कि इसमें क्या ऐसा दिया हुआ है, या बृहस्पति क्या था। अब मेरी लाइन को मत उतारिए, आपने जब क्लासेस ली, जब पीडीएफ पहुंची तो आपने क्या सीखा उसको जरूर लिखिए, वो चीजें आगे आपके एग्जाम में काम करेगा यहाँ पर क्या है। ठीक है, बाकी जितने उसमें बता दिए कि इसके फुल फॉर्म याद कर लीजिए, वो फुल फॉर्म लिख लीजिए, वहां पर क्लासेस में चलती रहती है उसको स्टॉप कर लीजिए, फिर से लिख लीजिए, रिवीजन के लेक्चर रहता है उसको फिर से जाके एक बार जरूर देखिए घर पर, जैसा क्या कहा था उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर पढ़े बाद में फिर पीडीएफ पहुंचा, घर पहुंचे, मान लो हो सकता है दिमाग से निकल गया, तो जब नोट्स बना रहे हो तो आपके पास एक बार वीडियो को जरूर पहले पूरा देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को देख लिया घर पर, आधे घंटे में उसको क्या कर सकते हैं, स्पीड करके पढ़ सकते हैं, स्पीड अप कर देंगे तुरंत क्या होगा, खत्म हो जाएगा। नोट्स आया, नोटिंग कर लिए, अब आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, बेसिक डेटा वहां से पास में है, एडवांस डेटा यहाँ से है, कोई क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल बात करेंगे कई नए टॉपिक पर ऊपर। इसमें कल बात करेंगे एकेडमिक राइटिंग, जैसे रिसर्च का टॉपिक है एकेडमिक राइटिंग, और उसमें आपने अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो क्वेश्चन था कि जब हम एकेडमिक रूप से राइटिंग करते हैं तो हर चीज शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, शॉर्ट हैंड समझते हैं, शॉर्ट हैंड होता है, जैसे कहते हैं ना कि दूसरे शब्दों में, जैसे कोई एक परिभाषा दिया और हमने कहा कि दूसरे शब्दों में इसको ये कहते हैं, तो दूसरे शब्दों के बदले VIZ डॉट दे देंगे, इसका मतलब होता है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में। तो वो शॉर्ट फॉर्म पूछा गया था, नहीं आपके शॉर्ट फॉर्म पूछे गए थे उसको मैच करने के लिए कि ET.AL का मतलब क्या होता है, CF का मतलब क्या था, CF का मतलब होता है कंपैरिजन, है ना। जैसे हम लिख देंगे कि भाई आपका नाम और बीच में CF डॉट फिर इनका नाम, इसका मतलब कि हम इन दोनों के बीच में तुलना करना चाहते हैं, कंपैरिजन वाली बात लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कल मैं दिखाऊंगा कि एकेडमिक राइटिंग में वो कौन कौन से शब्द हैं जिसको यूज करके आप शॉर्ट फॉर्म में बड़े शब्दों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में करो, बाकी ये पीडीएफ अपडेट होकर के थोड़ी देर में एप्लीकेशन पर व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप में सारी जगह पब्लिश कर दीजिए।